एक रात की नौकरी, 10,000 रुपये और एक कब्रिस्तान जिसने मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहा। इस साल का आखिरी फाइनल एग्जाम खत्म किया था। अब पढ़ाई की कोई चिंता नहीं थी। जिम्मेदारियां लगभग खत्म हो चुकी थीं, लगभग एक को छोड़कर। मुझे गर्मियों की छुट्टियों के लिए नौकरी चाहिए थी, लेकिन हर कोशिश बेकार जा रही थी। यही सोचते सोचते मैं कैंपस से अपने घर की ओर जा रहा था। दिमाग भारी था और मन खराब। रास्ते में अचानक मेरी नज़र सड़क के दूसरी तरफ पड़े एक कब्रिस्तान पर पड़ी। यह कब्रिस्तान हमेशा मुझे अजीब लगता था। चारों तरफ अपार्टमेंट और कैंपस की इमारतें थीं और उनके बीच यह पुराना कब्रिस्तान जैसे अपनी जगह से बाहर पड़ा हो। लेकिन अजीब सिर्फ इसकी जगह नहीं थी। कब्रिस्तान के चारों कोनों पर पत्थर के 4 बड़े बड़े गारगोयल यानी पत्थर की 4 डरावनी मूर्तियां खड़ी थीं, जैसे किसी चीज की रखवाली कर रहे हों। इसके चारों तरफ लगभग 8-9 फीट ऊंची लोहे की बाड़ थी। यह कोई साधारण बाड़ नहीं थी। जिसने भी इसे बनवाया था, उसका इरादा सिर्फ सीमा दिखाना नहीं, बल्कि लोगों को अंदर आने से रोकना था। तभी मेरी नजर बाड़ पर लगे एक नए साइन पर पड़ी। मैं सड़क के उस पार था, लेकिन मोटे अक्षरों में लिखा हेल्प वांटेड साफ दिख रहा था। मैंने पहले कभी इस बाड़ पर कोई साइन नहीं देखा था। जिज्ञासा ने मुझे सड़क पार करने पर मजबूर कर दिया। पास जाकर पढ़ा तो नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, विवरण के लिए अंदर सिक्योरिटी बूथ में संपर्क करें। मैंने बाड़ के अंदर झांका। थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा लकड़ी का बूथ था और उसके अंदर किसी आदमी की परछाई दिखाई दे रही थी। बिना ज्यादा सोचे मैं अंदर चला गया। बूथ की खिड़की के पीछे बैठा आदमी शायद मुझे आते देख चुका था। वह तुरंत खड़ा हुआ और बाहर आ गया। उसके सफेद बाल उसे उम्र में बड़ा दिखा रहे थे, लेकिन उसकी चाल में अजीब सी फुर्ती थी। उसने काले रंग का सलीकेदार सूट पहन रखा था। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? उसने शांत और गहरी आवाज में पूछा। मैंने बाहर साइन देखा था, मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा। क्या वह किसी नौकरी के बारे में है? वह हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया। कुछ कुछ। मैं चुप रहा और उसके अगले शब्दों का इंतजार करता रहा। क्यों ना हम थोड़ी देर टहलें? यह कहकर वह कब्रिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा। न जाने क्यों मेरे कदम अपने आप उसके पीछे चल पड़े। हम दोनों कब्रों की कतारों के बीच से गुजरते रहे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। चलते चलते उसने कहा, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। यह कब्रिस्तान बहुत पुराना है, जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा। उसने रुककर एक कब्र की ओर देखा। कई लोग इसकी देखभाल कर चुके हैं। पिछले 40 सालों से यह जिम्मेदारी मेरे पास है और मैं नहीं चाहता कि यह व्यवस्था बिगड़े। उसकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन शब्दों में कोई छुपा हुआ बोझ था। कुछ मजबूरियों की वजह से उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए यहां से जाना पड़ेगा और इसीलिए मुझे किसी की जरूरत है। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ, यह कोई साधारण नौकरी नहीं थी। फिर वह आदमी बोला, और जिन लोगों को मैं आमतौर पर ऐसे हालात में बुलाता हूं, वे इस समय उपलब्ध नहीं हैं। फिर उसने रुककर मेरी तरफ देखा। जो काम मैं तुम्हें दे रहा हूं वह बहुत आसान है। बस एक रात के लिए इस कब्रिस्तान का रखवाला बनना है। सिर्फ एक रात। उसने थोड़ा जोर देकर कहा, और वह रात आज से ठीक 1 हफ्ते बाद होगी। उसकी बातों का पहला हिस्सा मैंने लगभग अनसुना कर दिया। मेरा ध्यान बस एक ही चीज पर था। काम सिर्फ 1 दिन का था। माफ कीजिए सर, मैंने कहा।
लेकिन मैं कोई ठीक ठाक नौकरी ढूंढ रहा हूं। एक दिन का काम वह काफ़ी नहीं होगा। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। मैं तुम्हें 10,000 रुपये नकद दूंगा, उसने शांत स्वर में कहा, एडवांस में, बिना किसी सवाल जवाब के। कुछ सेकंड के लिए मैं बोल ही नहीं पाया। दिमाग में शक, डर और अविश्वास एक साथ उमड़ पड़े। मुझे नहीं लगता कि मैं यह कर सकता हूं, मैंने कहा। यूनिवर्सिटी की कोई भी नौकरी ऐसे नहीं चलती। ये सही नहीं लगता। वह फिर बोला, इस बार थोड़ा सख्त। ये कब्रिस्तान यूनिवर्सिटी का नहीं है। अगर ये उनके हाथ में होता तो ये जगह अब तक मिटा दी गई होती। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, और अच्छा ही है। मैं चुप हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह की स्थिति में फंस रहा हूं, या असल में यह सब क्या है। शायद उसने मेरे चेहरे पर उलझन देख ली, क्योंकि उसके हाव भाव बदल गए। मेरा नाम मनोज है, उसने कहा। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैंने भी अपना नाम बताया और हिचकिचाते हुए उससे हाथ मिलाया। उसकी पकड़ मजबूत थी, हैरानी से ज्यादा। वह अचानक रुक गया, मेरी तरफ मुड़ा और कुछ पल तक मुझे घूरता रहा। फिर अपने सूट की जेब में हाथ डाला। जैसा कि मैंने कहा, उसने चाबियों का एक गुच्छा निकालते हुए कहा, मैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। उसने चाबियां मेरी तरफ बढ़ा दी। फैसला तुम्हें करना है, उसने कहा। लेकिन अभी। मैंने बिना ज्यादा सोचे धीरे से हाथ बढ़ाया और चाबियां पकड़ लीं। ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया। 1 हफ्ते बाद शाम 7 बजे उसने कहा, यहीं वापस आना। इन चाबियों से तुम मेरे बूथ में जा सकोगे। वह मुड़ा, लेकिन जाते जाते बोला, तुम्हारे लिए एक पत्र छोड़ दूंगा। काम शुरू करने से पहले उसे जरूर पढ़ लेना। उसमें वह सब लिखा होगा जो तुम्हें जानना जरूरी है। पैसे बूथ के अंदर कुर्सी के पास वाली दराज में होंगे। और इतना कहकर वह चला गया। मैं वहीं खड़ा रह गया, कब्रों के बीच अकेला, हाथ में चाबियों का गुच्छा पकड़े। कुछ देर बाद मैंने चाबियां जेब में डाली और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर मैं सोचता रहा, सबसे खराब हालात में 1 हफ्ते बाद मैं कब्रिस्तान जाऊंगा, पैसे नहीं मिलेंगे और लौट आऊंगा। और सबसे अच्छे हालात में सिर्फ 1 रात के लिए मुझे 10,000 रुपये मिलेंगे। मेरा नुकसान ही क्या था। अगले कुछ दिन मैंने दोस्तों के साथ पीने, जश्न मनाने और सोने में बिता दिए। फिर कुछ दिन नौकरी ढूंढने में निकले, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। फिर भी मैंने तय किया, गर्मियों की शुरुआत को पूरी तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली गर्मी उस रात पड़ने वाली थी। जिस दिन मुझे कब्रिस्तान में अपनी शिफ्ट करनी थी, मैं दोपहर में आंख खुलने पर ही समझ गया, पिछली रात ज्यादा हो गई थी। सिर फटने को था। हैंगओवर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग के अंदर कोई हथौड़ा चला रहा हो। कुछ देर तक मैं बिस्तर पर ही पड़ा रहा। सोचा, घर पर ही रह जाऊं, रूममेट्स के साथ एक और रात ड्रिंक कर लूं। कौन जाने, यह कब्रिस्तान वाली नौकरी कोई स्कैम ही निकल जाए। लेकिन तभी मेरी नजर कमरे के कोने में रखी उस खाली डेस्क पर पड़ी। उस पर रखी थीं मनोज की दी हुई चाबियां। न जाने क्यों उन्हें देखते ही मेरे अंदर कुछ हिल गया, जैसे कोई कह रहा हो, कम से कम जाकर देख तो आ। आखिरकार मैं बिस्तर से उठा। मैंने सोचा, 10 मिनट पैदल चलना ही तो है, देख लूंगा कि नौकरी असली है या नहीं। और अगर सब ठीक रहा तो जिंदगी के सबसे आसान 10,000 रुपये मिल जाएंगे। ज्यादा सोचने का मन नहीं था। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ
और निकल पड़ा। करीब 6:30 पर मैं कब्रिस्तान के सामने खड़ा था। गेट के बाहर रुककर मैंने कुछ मिनट आसपास नजर दौड़ाई। ऐसे हालात में कौन बिना देखे अंदर जाता। चारों तरफ सब सामान्य लग रहा था। न मनोज दिखाई दिया, न कोई खतरे का संकेत नहीं। आखिर मैंने गेट खोल दिया और अंदर चला गया। कब्रिस्तान की हवा कुछ अलग सी लग रही थी। मैं सीधे उस छोटे लकड़ी के बूथ की ओर बढ़ा। जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला। पहली ही चाबी काम कर गई। अजीब बात थी, मैं लगभग उम्मीद कर रहा था कि कोई भी चाबी नहीं खुलेगी। मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर का कमरा छोटा था, लेकिन साफ और सलीके से रखा हुआ। एक काउंटर, उसके सामने एक खिड़की और एक अकेली कुर्सी। कुर्सी के बगल में 2 दरवाज़ों वाली एक बड़ी लकड़ी की अलमारी थी, जिस पर ताला लगा था। सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सामान्य। मैं अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। आवाज़ गूंजी और उसी पल मेरी धड़कन तेज हो गई। मेरी नज़र काउंटर के नीचे बनी छोटी दराज पर पड़ी। मैंने चाबियों का गुच्छा हाथ में लिया और एक एक करके चाबियां आजमाने लगा। आखिरकार एक चाबी फिट हो गई। ताला खुला। अंदर रखा था एक मोटा लिफाफा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने लिफाफा खोला और अंदर से निकले ताजे 5-5 सौ के नोट। मैंने गिनना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10,000 रुपये पूरे। मैंने हर नोट को ध्यान से देखा। कहीं नकली तो नहीं, सब असली थे। मैं इतना पैसों में खो गया था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ। लिफाफे से एक कागज नीचे गिर चुका है। जब मैंने उसे जमीन पर पड़ा देखा, तब जाकर ध्यान गया। मैंने पैसे अपने बैकपैक में रखे और वह कागज उठाया। वह एक चिट्ठी थी। मैंने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। जिनसे यह संबंधित है। हालांकि आपको दी गई ये नौकरी सिर्फ जल्दी पैसे कमाने का मौका लग सकती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। नीचे नियमों की एक सूची दी गई है। हर नियम का पालन पूरी सावधानी से करना अनिवार्य है। दुनिया में बहुत कम कब्रिस्तान ऐसे हैं जो इतने खास हों। मैंने कागज को कसकर पकड़ा। मेरे सिर का दर्द अब भी था, लेकिन अब वजह कुछ और थी। मैंने चिट्ठी आगे पढ़ी। पहली ही पंक्ति ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। सबसे जरूरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, यहां कभी भी किसी अच्छे इंसान को दफनाया नहीं गया है। मैंने एक पल के लिए सांस रोकी। फिर नियम शुरू हुए। नियम नंबर 1, इस कब्रिस्तान में आने या जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मुख्य गेट। रात 8 बजे से पहले यह गेट बंद कर देना जरूरी है और सूरज निकलने तक इसे हर हाल में बंद रखना होगा। तुम चाहो तो इसे इससे पहले भी बंद कर सकते हो। रात के दौरान किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है, ना आम लोग, ना पुलिस, ना ही कोई इमरजेंसी सर्विस। तुम इस कब्रिस्तान के अस्थाई रखवाले के तौर पर सूरज उगने तक बाहर नहीं जा सकते। चाबियों के गुच्छे में जो सबसे बड़ी चाबी है, वही गेट की है। नियम नंबर 2, घोस्ट हंटर्स। ये कब्रिस्तान शहर के बीचों बीच है और आसपास ज्यादातर युवा रहते हैं। इसी वजह से यहाँ अक्सर ऐसे लोग आ जाते हैं जो खुद को घोस्ट हंटर या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। अगर तुम्हें कोई भी व्यक्ति कब्रिस्तान के अंदर आता हुआ या अंदर घुसने की कोशिश करता दिखे, तो उसे तुरंत बाहर निकालो। जरूरत पड़े तो पुलिस को बुला सकते हो।
लेकिन याद रखना, पुलिस रात 8 बजे के बाद गेट के अंदर कदम नहीं रख सकती। किसी भी घुसपैठिए को जितनी जल्दी हो सके बाहर निकाल दो। भगवान ही जानता है, अगर इन बेवकूफ़ों को कुछ असली मिल गया तो ये क्या कर बैठेंगे। नियम नंबर 3, सूट। चाबियों में एक और चाबी है। वह पास वाली लकड़ी की अलमारी खोलती है। अलमारी के अंदर कई चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है एक काला सूट, बिल्कुल वैसा ही जैसा मनोज ने पहना था। उसके साथ जूते भी हैं। अपनी शिफ्ट के दौरान तुम्हें अपने कपड़े बदलकर वही सूट पहनना होगा। मैंने तुम्हारे नाप का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है, शायद बिल्कुल फिट ना हो, लेकिन काम चल जाएगा। सबसे ज़रूरी बात, उन्हें लगना चाहिए कि तुम मैं हो। शिफ्ट ख़त्म होने के बाद तुम सूट अपने पास रख सकते हो। नियम नंबर 4, नमक। कब्रिस्तान के अंदर 4 कब्रें हैं जिन पर सफ़ेद गुलाब रखे हुए हैं। उन्हें ढूंढो। अलमारी के अंदर नमक के कई डिब्बे रखे हैं। गेट बंद करने के बाद इन चारों कब्रों के पास जाना है और हर हेडस्टोन के चारों ओर नमक का पूरा घेरा बनाना है। घेरा बिल्कुल परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, घेरा कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई गैप नहीं। एक बार घेरा बन जाने के बाद इन कब्रों से जितना हो सके दूर रहो। नमक के घेरे को कभी मत छुओ और कभी भी उसे डिस्टर्ब मत होने दो। हमेशा अपने साथ नमक का एक एक्स्ट्रा डिब्बा रखना। नियम नंबर 5, घंटियां। कुछ कब्रों के ऊपर तुम्हें छोटी छोटी घंटियां लटकी दिखेंगी। उनसे बंधी रस्सियां जमीन के अंदर जाती हुई होंगी। ये सैकड़ों साल पुरानी एक परंपरा का हिस्सा है। पहले इन्हें उन लोगों के लिए लगाया जाता था जिन्हें गलती से जिंदा दफना दिया जाता था। अगर वे हिलते, रस्सी खींचती, घंटी बजती और कोई चौकीदार उन्हें खोदकर बाहर निकाल लेता। मैंने गला सूखता हुआ महसूस किया। चिट्ठी की आखिरी लाइन पर मेरी नज़र टिक गई। अब ये घंटियां एक बिल्कुल अलग मकसद के लिए हैं। मैंने चिट्ठी पढ़ना जारी रखा। उसमें लिखा था, अगर तुम्हें कोई घंटी सुनाई दे तो उस कब्र के हेडस्टोन के चारों ओर तुरंत नमक का घेरा बना देना और फिर उस कब्र से दूर रहना। नीचे अगली पंक्ति ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया। घंटियों से जुड़ी एक और स्थिति भी हो सकती है। अगर कई घंटियां एक साथ तेजी से बजने लगें तो जहां हो वहीं रुक जाना। जितनी जल्दी हो सके खुद को नमक से घेर लेना। अपने चारों ओर थोड़ी जगह छोड़ना, क्योंकि कुछ समय तक तुम उस घेरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। शांत रहना। घेरा तोड़ने या छोड़ने की कोई भी कोशिश मत करना। नियम नंबर 6, गारगोयल्स। कब्रिस्तान के चारों कोनों पर 4 पत्थर के गारगोयल हैं। सभी एक जैसे दिखते हैं। छोटा शरीर, चमगादड़ जैसे पंख और शैतानी चेहरा। वे बाड़ के खंभों के ऊपर बैठे हैं और उनका मुंह कब्रिस्तान के बीच की ओर है। अगर तुम्हें दिखे कि उनमें से कोई एक गायब है तो उस पर ध्यान मत देना। अगर तुम्हें वह किसी दूसरी जगह दिखाई दे तो तुरंत मुंह फेर लेना या आंखें बंद कर लेना। कोई संकेत मत देना कि तुम्हें पता है कि वह हिला है। अगर तुम उन्हें अकेला छोड़ दोगे तो वे खतरनाक नहीं हैं। नियम नंबर 7, कब्रिस्तान के दक्षिण पश्चिम कोने के पास एक बहुत पुरानी कब्र है। हेडस्टोन पर बस एक नाम बचा है, हैप्पी। कोई तारीख नहीं, कोई जानकारी नहीं। हैप्पी के बारे में तुम्हें बस इतना जानना है, अगर वह तुम्हारी शिफ्ट के दौरान अपनी कब्र से उठे तो अपनी पीठ का ध्यान रखना और सिक्योरिटी बूथ पर वापस मत जाना।
तुम्हारी सूट जैकेट की सामने वाली जेब में माचिस की एक छोटी डिब्बी है। एक माचिस जलाओ और उसे हैप्पी की कब्र पर फेंक दो। अगर इसके बाद तुम्हें हैप्पी दिखाई दे तो उसे नज़रअंदाज करना। तब तुम बूथ पर वापस जा सकते हो। चिट्ठी की आखिरी लाइन थी, जब तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो जाए गेट खोल देना और चाबियों का सेट दराज में रख देना। शुभकामनाएं। गुड लक, मनोज। मैं हंस पड़ा। पूरा लेटर पढ़ते हुए मुझे यह सब किसी डरावने मजाक जैसा लग रहा था। ईमानदारी से कहूं तो मनोज ने जितनी मेहनत इस चिट्ठी में की थी वह काबिले तारीफ थी। मैंने तय कर लिया, अगर ये सब एक मजाक भी है तो भी मैं हर नियम का पालन करूंगा। आखिर 10,000 रुपए मजाक के लिए कम थोड़े ही होते हैं। मैंने अपने बगल की लकड़ी की अलमारी खोली। जैसा मनोज ने कहा था, अंदर एक काला सूट टंगा था। वह देखने में बेहद महंगा और शानदार लग रहा था। मैंने जल्दी से अपने कपड़े बदले और सूट पहन लिया। हैरानी की बात यह थी, वह बिल्कुल फिट था। मुझे सूट की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन यह मेरी हैसियत से कहीं ज्यादा महंगा लग रहा था। मैंने एक बार फिर चिट्ठी निकाली और नियमों पर नजर डाली। नियम नंबर 1, गेट। चलो इससे शुरुआत करते हैं, मैंने खुद से कहा। मैंने चाबियों का गुच्छा उठाया, बूथ से बाहर निकला और गेट की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा मैंने चारों ओर देखा। कहीं कोई देख तो नहीं रहा। एक बार फिर मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। मैंने गेट का एक हिस्सा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत समझ आ गया, यह आसान नहीं होने वाला। धातु का गेट बेहद भारी था। उसे खिसकाने में पूरी ताकत लगानी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद दोनों पल्ले आपस में मिले। मैंने चाबियों का गुच्छा निकाला, सबसे बड़ी चाबी ढूंढी और ताले में डाल दी। जैसे ही मैंने चाबी घुमाई, ताले के अंदर का मैकेनिज्म अपनी जगह बैठ गया। वह आवाज अजीब तरह से संतोष देने वाली थी। मैं बंद गेट से मुड़ा और फिर से चिट्ठी निकाल ली। घोस्ट हंटर्स, मैंने मन ही मन सोचा। मुझे नहीं लगा कि वे ज्यादा खतरनाक होंगे। शायद बस रात में आने वाले कुछ शौकीन लोग जो मनोज के लिए सिरदर्द बनते होंगे। क्योंकि मैंने अभी तक पूरे कब्रिस्तान को ठीक से नहीं देखा था, मैंने तय किया कि एक चक्कर लगा लिया जाए। ये भी देख लूं कि कहीं कोई अंदर छुपा तो नहीं है। चलते चलते एक अजीब बात मेरे दिमाग में आई। मैं इस कब्रिस्तान के पास से कितनी ही बार गुजरा था, लेकिन मैंने कभी किसी को इसके अंदर नहीं देखा था। कभी कोई फूल चढ़ाने वाला नहीं, कभी कोई रिश्तेदार नहीं, कभी कोई शोक मनाता हुआ इंसान नहीं। किसी न किसी समय मुझे कोई तो दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और तभी मुझे मनोज की चिट्ठी की वह पंक्ति याद आई, यहां कभी किसी अच्छे इंसान को दफनाया नहीं गया है। मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए। इसका क्या मतलब था? मैंने कब्रिस्तान के चारों ओर कुछ चक्कर लगाए, हर रास्ता, हर मोड़ देखा। कोई घुसपैठिया नहीं था। आखिरकार मैं वापस सिक्योरिटी बूथ की ओर चल पड़ा। योजना सीधी थी, फोन चलाऊंगा, थोड़ा पढ़ूंगा और समय काट लूंगा। लेकिन चलते चलते मेरी नजर जमीन पर पड़ी। एक कब्र के पास एक सफेद गुलाब। नियम नंबर 4। मैं बिना देर किए बूथ पर लौटा, नमक का एक डिब्बा उठाया और उस कब्र के पास गया। मैंने हेडस्टोन के चारों ओर नमक डालना शुरू किया। जैसे जैसे नमक गिरता गया, मुझे लगा इतना नमक तो घास को मार ही देगा।
मैं लॉन की देखभाल का एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन इतना तो जानता था कि नमक और घास अच्छे दोस्त नहीं होते। फिर भी इस कब्रिस्तान की घास अब भी एकदम परफेक्ट लग रही थी, न जली हुई न सूखी हुई। मनोज मुझसे ये सब क्यों करवा रहा था? मैंने ये सवाल वहीं दबा दिया। मैं यहां सवाल पूछने नहीं, पैसे कमाने आया था। पहला घेरा पूरा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। हर बार मैंने ध्यान रखा कहीं भी कोई गैप न रहे। जब चारों कब्रें नमक से घिर चुकी थीं, मैं वापस सिक्योरिटी बूथ में आ गया। एक बार फिर मैंने चिट्ठी पढ़ी। गेट बंद था, कब्रों का काम हो चुका था, कोई घुसपैठिया नहीं था, सब कुछ ठीक लग रहा था। अगले कुछ घंटे बेहद शांति से बीते। मैंने फोन पर समय बिताया, दोस्तों को मैसेज किए, अपनी किताब के कुछ चैप्टर पढ़े। मैंने जानबूझकर हेडफोन नहीं लगाए। किसी वजह से मुझे लगा इस जगह पर कुछ आवाजें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। इसीलिए नहीं कि मुझे सच में लगता था कि कोई लाश उठकर घंटी की रस्सी खींच लेगी, बल्कि इसीलिए कि अंधेरे कब्रिस्तान में, रात के सन्नाटे में, एक छोटे से रोशन बूथ के अंदर अकेले बैठना अजीब तरह से असहज लगने लगा था। कुछ देर बाद मैं बैठे बैठे थक गया। मैंने सोचा थोड़ी ताजी हवा ले लेता हूं। बूथ से बाहर निकला। ठंडी रात की हवा चल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कहीं दूर झींगुरों की हल्की सी आवाज। मैं दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया और अपनी एनर्जी ड्रिंक का एक लंबा घूंट लिया। और तभी एक तेज चुभती हुई घंटी की आवाज ने पूरी शांति को चीर दिया। मैं इतनी जोर से चौंका कि हाथ से कैन छूटकर जमीन पर गिर गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज थोड़ी दूरी से आ रही थी, लेकिन अंधेरे में मैं उसका स्रोत नहीं देख पा रहा था। मैं लगभग दौड़ता हुआ बूथ में वापस गया, टॉर्च उठाई और उस दिशा में बढ़ा। कुछ सेकंड खोजने के बाद मेरी टॉर्च की रोशनी एक कब्र के पास पड़ी, नीचे लटकी हुई एक घंटी। मैं वहीं जम गया। घंटी आगे पीछे झूल रही थी और लगातार तेज आवाज में बज रही थी। कुछ पल तक मैं बस उसे देखता रहा, फिर खुद को समझाया मनोज की कोई शरारत होगी। मैंने बुदबुदाया, डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच ये था, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने बिना देर किए नमक का एक डिब्बा लेने के लिए बूथ की तरफ दौड़ लगाई। वापस आया और हेडस्टोन के चारों ओर तेजी से नमक डालना शुरू किया। जैसे ही घेरा पूरा हुआ, घंटी रुक गई। एकदम मैंने गहरी सांस ली और एक कदम पीछे हटा। देखा, मैंने खुद से कहा, इतना बुरा नहीं था। मुझे अब भी लग रहा था कि चीजें मेरे कंट्रोल में हैं। मैं मुड़ा। 3 कदम भी नहीं चला था कि घंटी फिर से बजने लगी। मैंने पीछे देखा, वह फिर से झूल रही थी। और तभी मेरे पीछे से एक और घंटी बज उठी। ये वाली पहली से भी ज्यादा तेज थी। मेरा दिल बैठ गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले दाईं तरफ से एक और घंटी, फिर बाईं तरफ से। कुछ ही सेकंड में 5, 6, 7 घंटियां एक साथ बजने लगीं। उनकी आवाजें मिलकर एक भयानक बहरे कर देने वाले शोर में बदल गईं।
ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कब्रिस्तान चीख रहा हो। और तभी मुझे समझ आया, ये घंटियां मेरे लिए खतरा नहीं थीं, वे चेतावनी थीं किसी चीज के आने की। मेरा दिमाग तुरंत मनोज के नियमों पर गया। मैंने कांपते हाथों से नमक का एक और डिब्बा खोला और अपने चारों ओर घेरा बनाना शुरू किया। मैंने खुद को लगभग 8 से 9 फीट की जगह देने की कोशिश की, लेकिन नमक खत्म हो गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पहले से डाले हुए नमक को जमीन पर फैलाना शुरू किया, घुटनों के बल झुककर हाथों से जमीन साफ करता हुआ, जैसे मेरी जिंदगी उसी घेरे पर टिकी हो। वक़्त रुक सा गया था। 30 सेकंड, जो किसी अनंत काल जैसे लगे। आखिरकार घेरा पूरा हुआ। मैं उसके बीच खड़ा था। सांस फूल चुकी थी और घंटियां अब भी बज रही थीं। मैं पीछे झुक गया और जमीन पर गिर पड़ा। सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था और तभी सारी घंटियां एक साथ बंद हो गईं। एकदम पूरा कब्रिस्तान जैसे मर गया हो। झींगुरों की आवाज भी नहीं, हवा तक रुक गई थी। मैंने सांस रोक ली। इतनी शांति थी कि मुझे लगा अगर मैंने जरा सी भी आवाज की तो कोई सुन लेगा। मेरी आंखें बेतहाशा चारों तरफ घूम रही थीं। मैं गर्दन घुमाना चाहता था, लेकिन डर था। मुझे साफ महसूस हो रहा था कोई मुझे देख रहा है, लेकिन मैं कुछ देख नहीं पा रहा था, कुछ सुन नहीं पा रहा था। फिर मेरी नजर सीधे सामने बाड़ के कोने वाले खंभे पर पड़ी। मेरा दिल जोर से धड़का। गारगोयल वहां नहीं था। मैं झटके से खड़ा हुआ और एक एक करके चारों कोनों की तरफ देखा। चारों गारगोयल गायब थे। मेरे दिमाग को यह बात समझने का मौका भी नहीं मिला कि तभी एक जोरदार खरोंच की आवाज। मैंने टॉर्च उठाई और रास्ते के दूसरे सिरे की तरफ चमकाई। एक पेड़ के पीछे घास हिल रही थी, मिट्टी जैसे किसी ने नीचे से उछाल दी हो। पहला ख्याल मेरे दिमाग में आया, कोई जानवर होगा, शायद गिलहरी। यह सोच अगले ही पल टूट गई। पेड़ के पीछे से जमीन ऊपर उठी। एक बड़ा सा ढेर धीरे धीरे बाहर आया। मैं वहीं जड़ हो गया। मिट्टी और कीचड़ चारों तरफ बिखर गया और मैं गोले से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाया। 1 मिनट, शायद 2, सब कुछ फिर से शांत। फिर एक तेज सूखी आवाज। पेड़ के पीछे से कुछ बाहर निकला। एक आकृति, एक लाश, इतनी सड़ी हुई कि हड्डियां खुली थीं। वह लंगड़ाते हुए मेरी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन लंगड़ाना गलत शब्द है। वह चीज मुख्य रास्ते पर दौड़ने की रफ्तार से आ रही थी। मेरे दिमाग ने इसे प्रोसेस करने से मना कर दिया। जैसे जैसे वह पास आई, टॉर्च की रोशनी ने उसे पूरी तरह उजागर कर दिया। काले सड़े मांस के टुकड़े राख जैसे रंग की हड्डियों से बेतरतीब ढंग से चिपके हुए थे। पतले धागे जैसे टेंडन ढीले लटक रहे थे और हर कदम पर हिल रहे थे। उसके पसलियों के पिंजरे से सिकुड़े हुए अंग बाहर झूल रहे थे। उसकी खोपड़ी के दाहिने हिस्से से एक बड़ा टूटा हुआ टुकड़ा गायब था और बाईं तरफ से एक सींग बाहर निकला हुआ था। ऐसा सींग जो अजीब तरह से वहीं का लग रहा था। उसका जबड़ा पूरी तरह सही था, दांत भी।
लेकिन उनके बीच से एक काला तरल टपक रहा था, चलते हुए जमीन पर गिरता हुआ। मैं घबराकर चारों तरफ देखने लगा, भागने की जगह ढूंढने लगा। मेरे पैर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन मैंने खुद को नमक के घेरे से बाहर नहीं जाने दिया। वह चीज घेरे के ठीक सामने आकर रुकी, मुझसे बस कुछ ही फीट दूर। मैं संतुलन खो बैठा, लगभग पीछे गिर गया, और इसी झटके में मेरे कांपते हाथों से टॉर्च छूट गई। वह जमीन पर गिरी, और फिर से सन्नाटा। वह चीज नमक के घेरे के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। उसके पैरों की टूटी हुई हड्डियां बस 1 इंच दूर थीं, घेरे के बाहर। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि बस थोड़ा सा नमक उसे रोक सकता है, और मैं जानता था अगर यह घेरा टूट गया तो मेरे बचने के चांस लगभग खत्म थे। तभी मेरे ऊपर से एक तेज हवा नीचे की ओर आई, और उसी पल एक जोरदार आवाज। मैंने ऊपर देखा, पत्थर के पंख। वे अब किसी मूर्ति के नहीं थे, वे जुड़े हुए थे एक जीवित गारगोयल की पीठ से। जमीन पर गिरी टॉर्च की रोशनी आगे तक फैल गई, इतनी कि मैं बाकी तीनों गारगोयल देख सका। वे चारों ओर से उस शव को घेर चुके थे जिसे कुछ पल पहले नमक ने रोका था। मेरे दिमाग में मनोज का खत गूंजा। मैंने कांपते हाथों से चिट्ठी निकाली और छठा नियम दोबारा पढ़ा। अगर वे हिलें तो मुंह फेर लो, आंखें बंद कर लो। बस इतना ही। मैंने तुरंत अपना मुंह फेर लिया और आंखें कसकर बंद कर लीं। फिर आवाजें, हड्डियों के टूटने और चटकने की, पत्थर के जमीन से टकराने की। एक झटका जो मेरे पैरों के नीचे जमीन में महसूस हुआ। फिर मांस के फटने की आवाज, और कोई गाढ़ा तरल घास पर फैल गया, जैसे किसी ने पानी उछाल दिया हो। मैं हिला नहीं, मैं सांस भी नहीं ले रहा था। जब सब शांत हो गया तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक गारगोयल खड़ा था, उसके हाथों में हड्डियों का ढेर था। विकृत, अलग हुई खोपड़ी सफाई से ऊपर रखी हुई थी। मैंने जल्दी से कब्रिस्तान के कोनों की तरफ देखा। बाकी तीनों अपनी जगह पर वापस आ चुके थे, जैसे कभी हिले ही ना हो। मैंने उस आखिरी गारगोयल से नजर हटा ली, टॉर्च उठाई, एक पल हिचकिचाया, और फिर नमक के घेरे से बाहर निकल आया। मैं अब भी कांप रहा था, लेकिन मैंने खुद से कहा, गारगोयल मुझे मारने नहीं आए थे। कम से कम अगर मैं उनके रास्ते में नहीं आया तो शायद मैं सुरक्षित था। मैंने गहरी सांस ली और बूथ की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ तनाव थोड़ा कम हो रहा था, और तभी मेरी गर्दन के पीछे बाल खड़े हो गए। बिना पीछे देखे मुझे पता था कोई मेरे पीछे है। अगले ही पल एक भयानक हंसी खामोशी को चीरती हुई आई, फुसफुसाती हुई, शरारती आवाज, तुम्हें अपना छोटा सा घेरा नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं धीरे धीरे मुड़ा और अपनी टॉर्च कब्रिस्तान के सबसे अंधेरे हिस्से की तरफ डाली। वहां एक लंबा आदमी खड़ा था। उसके पतले सिकुड़े कंधे उसके सिर तक उठे हुए थे और हंसते समय ऊपर नीचे हो रहे थे, जैसे वह हंसी पर काबू नहीं रख पा रहा हो। वह जिंदा लग रहा था, लेकिन जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा बीमार। उसका शरीर असहज रूप से पतला और मुड़ा हुआ था। उसने पुराने फीके किसान जैसे कपड़े पहने थे। मैं उसके हाथ और सिर के अलावा कुछ साफ नहीं देख पा रहा था। उसके नाखून लंबे और गंदे थे, ठीक उसके हाथों की तरह। उसकी आंखें हरी, जहरीली, पीले चेहरे से बाहर की ओर उभरी हुई। वह
आगे झुका हुआ था। तुम्हें भागना चाहिए, उसने मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन उसमें शैतानी खतरा भरा था। 10, मैं जड़ हो गया। 9, मेरा दिल बैठ गया। 8, और तभी मेरे दिमाग में मनोज की आवाज गूंज गई। हैप्पी, दक्षिण पश्चिम कोना। मुझे समझ आ गया था, यही वह पल था। मैं पूरी ताकत से कब्रिस्तान के दक्षिण पश्चिम कोने की ओर भागा। 7, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना तेज नहीं दौड़ा था। 6, वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। भागते भागते मेरी नजर एक पुराने घिसे हुए पत्थर पर पड़ी, वैसा ही जैसा चिट्ठी में बताया गया था। लेकिन इससे पहले कि मैं ठीक से देख पाता, मैं एक और पत्थर से टकरा गया। घुटना सीधे टकराया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। 5, दर्द के बावजूद मैंने सिर उठाया। जिस पत्थर के सामने मैं गिरा था, उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, हैप्पी, और कुछ नहीं। यही जगह थी। 4, मैंने कांपते हाथों से अपनी सूट जैकेट की जेब टटोली। माचिस की डिब्बी। 3, मैंने उसे बाहर निकाला, लेकिन घबराहट में ज्यादातर माचिस घास में गिर गईं। 2, मैंने एक माचिस उठाई और डिब्बी के पास ले गया। 1, मैंने माचिस रगड़ी, कुछ नहीं। फिर कोशिश की, फिर भी नहीं। मैं आ रहा हूं, हैप्पी की आवाज गूंज उठी। गलती से मैं पीछे मुड़ गया। उसके लंबे पैर शैतानी रफ्तार से मेरी ओर बढ़ रहे थे। 1 सेकंड से भी कम समय में वह मुझ तक पहुंच जाता। मैंने जबरन नजर वापस माचिस पर की और रगड़ता रहा। तभी धड़ाम, मेरे ठीक बगल में कुछ जोर से गिरा। मैं चौंक कर लुढ़क गया और खुद को एक गारगोयल की पीठ के सामने पाया। चारों गारगोयल नीचे आ चुके थे। वे मेरे और हैप्पी के बीच दीवार बनकर खड़े थे। बीच वाले 2 हैप्पी को पकड़े हुए थे जब वह मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। मैंने मौका नहीं गंवाया। मैं माचिस रगड़ता रहा। नहीं, हैप्पी बड़बड़ाया, नहीं नहीं नहीं, रुको। उसकी आवाज चीखों में बदल गई। मैंने उसे नजरअंदाज किया और आखिरकार माचिस जल उठी। मैंने उसे अपने सामने घास पर गिरा दिया। मैं पीछे हट गया जैसे ही हैप्पी की कब्र से हरी लपटें उठने लगीं। हैप्पी चुप हो गया। जब मैंने देखा, गारगोयल गायब थे और हैप्पी बेजान सा खड़ा था, सिर झुकाए हुए, हार मान चुका। मैं कांपते पैरों पर खड़ा हुआ और उससे नजर हटाकर गेट की ओर चल दिया। एक पल को पीछे देखने का मन हुआ और जब मैंने देखा, वह वहां नहीं था। मैंने बूथ से अपना सामान उठाया और बाड़ के सहारे पीठ टिकाकर बैठ गया, सूरज निकलने तक। जब पहली रोशनी पड़ी, मैंने गेट खोला और चाबियों का गुच्छा बूथ में रख दिया। फिर मैं बाहर निकला, सड़क पर चला और घर लौट आया। मैं सोया नहीं, कई दिनों तक नहीं। वक्त के साथ हालात थोड़े बेहतर हुए। कभी कभी जब मैं कब्रिस्तान के गेट के पास से गुजरता हूं, मुझे मनोज दिख जाता है। मुझे पता है वह मुझे पहचानता है। वह मुस्कुराता है। मैंने उससे उस दिन के बाद कभी बात नहीं की। मुझे नहीं पता, अगर करता तो क्या कहता। मैंने यह सब किसी दोस्त या रूममेट को नहीं बताया। मुझे नहीं पता कौन मुझ पर विश्वास करेगा। लेकिन कभी कभी जब मैं अपने कमरे में अंधेरे में अकेला होता हूं, हड्डियों के चटकने की आवाज मुझे नींद से जगा देती है। और कभी कभी जब मैं सोने ही वाला होता हूं, एक फुसफुसाहट गिनती शुरू कर देती है,
10, 9